बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज का यह क्लास न केवल प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, बल्कि जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सब में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एज ए टीचर हर किसी को ये बातें पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, और ख़ास करके जो हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं और जो कैटेगरी हम लोग देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज जो हैं उनके जो पहचानने का तरीका है, हम कैसे पहचानेंगे बच्चों को कि अमुक बच्चे को इस तरह की समस्या है। ठीक है, तो बहुत तरह की जो समस्याएं होती है, जैसे डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है ना, ADHD की बात करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ADHD का चलन देखने को मिल रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा। और हमारा नोट्स भी DLED का आ चुका है प्रधान शिक्षक के ई गाइड के रूप में। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए है ये, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर, और क्लासेस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट एक जो टेक्निकल टर्म है, निःशक्तजन अधिनियम 1995 को समझते हैं। निःशक्तजन अधिनियम 1995 जब आया था तो उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित किया गया था। उस टाइम पे विकलांग शब्द इस्तेमाल होता था जो अक्षम व्यक्ति होते थे या बच्चे होते थे उनके लिए, लेकिन 2016 में इसको दिव्यांग जन के शब्द से बदल दिया गया, रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि निःशक्तजन अधिनियम जो 1995 में आया, वहाँ 7 प्रकार की विकलांगता को परिभाषित किया गया है। तो ये 7 प्रकार की विकलांगता कौन कौन सी है इसको समझते चलेंगे। तो सबसे पहला है दृष्टिहीनता। इसमें वैसे बच्चे आएंगे जो पूरी तरह से दृष्टिहीन है, पूरी तरह से अंधे होते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी श्रेणी है अल्पदृष्टि वाले लोगों की, तो जिनको हल्का हल्का दिखाई देता है, जो बिल्कुल पास से चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन दूर से उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को इस श्रेणी में रखा गया है। तीसरा श्रेणी था उस टाइम का कुष्ठ रोग मुक्त। हालांकि ये श्रेणी अभी भी 2016 में जो इसको 21 प्रकार की दिव्यांगता में बढ़ाया गया ना, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये सारी कैटेगरीज शामिल किए गए हैं। तो तीसरा जो है कुष्ठ रोग से मुक्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी इस श्रेणी में रखा गया है। और चौथा है श्रवण क्षतिग्रस्तता, यानी कि जिन्हें सुनने की समस्या है ना, बहरापन कह सकते हैं। फिर 5वां है गामक अक्षमता, मोटर डिजेबिलिटी इसको कहते हैं। हाथ या पैर में अगर दिव्यांगता है तो इस श्रेणी में इस चीज़ को रखा गया है। इसके बाद मानसिक मंदता की बात की जाती है। मानसिक मंदता यानी कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं, जिनका मेंटल ग्रोथ सही ढंग से नहीं होता है, उन सभी को मानसिक मंदता के अंडर रखा जाता है। और इसके बाद मानसिक रुग्णता। मानसिक मंदता अलग चीज़ है, मानसिक रुग्णता अलग चीज़ है। देखिए, मानसिक रुग्णता में एक तरह से आप कह सकते हो पागलपन। ठीक है, अगर बिल्कुल पागलपन का शिकार कोई व्यक्ति है तो वह मानसिक रुग्णता के अंतर्गत चला जाता है, या किसी तरह की कोई मेंटल डिजीज़ के कारण, जैसे कि पार्किंसन का जो रोग होता है, तो उसमें व्यक्ति जो है चीज़ों को भूल जाता है ना, खुद का नाम भी कभी कभी भूल जाता है, खुद के घर का पता भूल जाता है, अगर मार्केट से आ रहा है तो अपने घर को भूल जाता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो मानसिक रुग्णता की श्रेणी में आता है। और वहीं मानसिक मंदता की बात करेंगे तो मानसिक मंदता में वैसे बच्चे आते हैं जिन्हें चीज़ें बहुत जल्दी याद नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 आया। इसमें 4 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है। इसमें पहला है ऑटिज्म, दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी, तीसरा मानसिक मंदता, चौथा बहुनिशक्तता। अब ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे अपने आप में मगन रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, उनके आसपास क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में वे ज़रा भी नहीं सोचते, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। दूसरा जो सेरेब्रल पाल्सी है, तो सेरेब्रल पाल्सी भी इसी तरह से मस्तिष्क विकार से संबंधित एक कह सकते हैं विकलांगता है। मानसिक मंदता भी मेंटली
डिजेबल व्यक्तियों को इंगित करता है। और बहुनिशक्तता में 2 या 2 से अधिक अगर निशक्तता एक व्यक्ति में है तो वो इसमें शामिल होता है। जैसे कि मूक बधिर लोग हैं, ठीक है, अंधा, मूक बधिर तीनों अगर है तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा। मोटर डिजेबिलिटी भी है, तो अगर मोटर डिजेबिलिटी में हाथ में भी है, पैर में भी, तो बहुनिशक्तता की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और अभी जो वर्तमान में विकलांगता की परिभाषा कर सकते हैं या फिर विकलांगता की जो श्रेणियां अभी वर्तमान समय में हमारे सामने काम कर रही हैं उसके रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। तो 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांगता अधिकार विधेयक पारित हुआ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दिव्यांगता अधिकार विधेयक कब पारित हुआ तो याद रखेंगे कि 14 दिसंबर 2016 को पारित हुआ था, ठीक है, जिसके अनुसार निःशक्त जन अधिनियम 1995 की 7 प्रकार की बाधाओं को 21 प्रकारों में विस्तारित किया गया है, ठीक है। टोटल 21 प्रकार दिव्यांगता के बनाए गए इस अधिनियम के द्वारा, और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को उसमें शामिल किया गया समावेशी शिक्षा के तहत कि हर एक दिव्यांग बच्चे को इसमें शामिल किया जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है और ज़्यादा आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ऐसे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा विद्यालय स्तर पर भी कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था हो, उनके लिए स्कूल के कमरे तक आने जाने के लिए, कक्षाओं तक आने जाने के लिए रैंप की व्यवस्था हो, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें हम लोग देखते चलते हैं कि टोटल 21 जो प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला पूर्ण दृष्टिहीन, टोटल ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, इसमें बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है अल्प दृष्टि बाधित, इसको लो विजन कहते हैं, बहुत ही कम दिखाई देने वाले बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरा है कुष्ठ रोग मुक्त, जो बच्चे या जो व्यक्ति कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग जिनको हो गया था फिर उससे वो ठीक हो गए, तो उनको भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद चौथा है श्रवण बाधित, इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं, इसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 2 श्रेणी शामिल है, ठीक है। इसके बाद पांचवा है अस्थि बाधित, जिसको लोकोमोटर डिजेबिलिटी कहते हैं, इसमें अगर पैर में दिव्यांगता है, हाथों में दिव्यांगता है तो वो इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद छठा है बौनापन, ड्वार्फिज्म, बौनेपन को भी इस विधेयक में शामिल किया गया जो पहले के विधेयकों में नहीं था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा दिव्यांगता का एक प्रकार है जो 2016 में पहली बार शामिल किया गया, तो इसको याद रखिएगा, बौनापन, ठीक है। इसके बाद सातवां है बौद्धिक अक्षमता, जिसको इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें जो बच्चे होंगे वो उनका IQ लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। इसके बाद मानसिक रुग्णता, ये देखिए मानसिक रुग्णता इसके पहले वाले विधेयकों में भी था, तो इसमें सीधे सीधे वैसे व्यक्ति या वैसे बच्चे शामिल होंगे जो पागलपन के शिकार होते हैं या फिर जिनको किसी विशेष प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। इसके बाद स्वलीनता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर इसको कहते हैं, जो बच्चे अपने आप में मगन रहते हैं, दिन दुनिया की कुछ भी खबर उन्हें नहीं होती है, उनके आसपास क्या चीज़ें घटित हो रही है उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो अपने मम्मी या पापा को पकड़ करके उस चीज़ के पास लेकर जाते हैं और फिर उसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद है परमस्तिष्कीय पक्षाघात, इसको सेरेब्रल पाल्सी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। इसमें सेरेब्रल जो पार्ट होता है उसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंचने पर अगर मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता है तो फिर उस बच्चे को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है पेशीय दुर्बलता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर किसी व्यक्ति का मांसपेशी सही ढंग से काम नहीं करता जिसके कारण उसका शरीर जो है वो अक्षम हो गया है तो उसको इस श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद है दीर्घकालिक तंत्रिका तंत्र की स्थिति, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसको भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद विशिष्ट अधिगम अक्षमता, इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी कहते हैं, यानी कि सीखने की अक्षमता, सीखने में वह बच्चा जो है काफ़ी पीछे होगा। तो ये देखिए विशिष्ट अधिगम अक्षमता
और बौद्धिक अक्षमता, ये दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद 14वां है बहुविध उत्तक दृढ़न, ठीक है, उत्तक दृढ़न, यहाँ द में रीकार की मात्रा होगी। इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंग्लिश में कहा जाता है। फिर 15वां है मूक बाधित, जिसको मूक बधिर भी कहते हैं। वाणी से अगर बाधित कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी अगर उसके अंतर्गत है, वो सही से नहीं बोल पाता, उच्चारण ही नहीं कर पाता है कोई चीज़, तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को भी श्रेणी में रखा गया है। फिर हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों को इस श्रेणी में रखा गया है। सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों और व्यक्तियों को भी श्रेणी में रखा गया है। बहुविकलांगता मल्टीपल डिजेबिलिटी, ये पहले भी था। अम्ल आक्रमित व्यक्ति, एसिड अटैक विक्टिम, जो ऐसे विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया जाता है, उनको भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और 21वां है पार्किंसंस रोग, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की कि पार्किंसंस रोग एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को भूल जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो अपना नाम भी भूल जाता है, अपने घर का पता भूल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ अपने विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनके साथ जो डिजेबिलिटी की समस्या होती है उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए कैसे हम लोग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी विशेष व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है दृष्टि बाधिता, इसके बाद श्रवण एवं वाचन बाधिता, वाचन दुर्बलता, संज्ञानात्मक अशक्तता, गति प्रेरक बाधिता, अधिगम अशक्तता और संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार। ये अलग अलग 7 प्रकार इस तरह के बच्चों के हैं। अब इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं दृष्टि बाधिता, ठीक है। दृष्टि बाधिता की श्रेणी में जो बच्चे आएंगे उनकी हम कैसे पहचान करेंगे, फिर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि खराब दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृष्टि बाधिता बच्चे जो प्रकाश को देख सकते हैं किंतु आकार को नहीं, बच्चे जिन्हें प्रकाश का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं। तो इसमें भी 2 श्रेणी है। एक तो एकदम दृष्टि खराब है, उन्हें केवल प्रकाश दिखता है लेकिन कोई आकार नहीं दिखता है, वो इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे वे जिन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, टोटल ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो दृष्टि बाधित बच्चों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, जो कम दृष्टि वाले हैं तथा जो वैधानिक रूप से नेत्रहीन हैं। एक बच्चे को वैधानिक रूप से नेत्रहीन तब कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता, दृष्टि की तीव्रता 20/200 हो या सुधार के पश्चात भी बुरी हो, या जब उसकी दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम हो तथा सुधार के बाद भी अच्छी आँख में 20 डिग्री से कम हो। तो इस तरह से ये इसका मापन है, ठीक है, इसका मेजरमेंट इस तरह से, स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिसको कहते हैं। कम दृष्टि में शामिल समस्याएं क्या होती हैं? कम दृष्टि में शामिल समस्याएं होती हैं जैसे दृष्टि का धुंधलापन, आँखों के ऊपर परत चढ़ जाना, धुंध दृष्टि, नज़दीक या दूर का दृष्टिपन, दृष्टि की विकृति, रंगों की विकृति, प्रकाश के प्रति असामान्य संवेदनशीलता, रात्रि अंधता जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब पहचान कैसे करेंगे? तो पहचानना तो ऐसे बच्चों को बहुत ही आसान है। बच्चे अक्सर सर दर्द का शिकायत करेंगे कि सिर में उनके दर्द रहता है, अक्सर आँखों को मलेंगे, इनकी आँखों का आकार देखिएगा तो एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहते हैं, इनकी आँखों में टेढ़ापन या तिरछापन होता है तथा आँखें भारी भारी होती हैं। इसके बाद है श्रवण एवं वाचन बाधिता। श्रवण बाधिता का तात्पर्य किसी प्रकार का श्रवण विकार, जबकि बधिरता का तात्पर्य है कान के माध्यम से भाषाई वाचन में भेदभाव करने की अत्यंत अक्षमता, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ना या बहुत ज़्यादा मुश्किल से सुनाई पड़ना। श्रवण बाधित बच्चे वे होते हैं जो अपने सुनने को भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते, मतलब कि अपने आप को वो सुनने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है।
न्यूनतम श्रवण बाधिता वाले लोग ऊंचा सुनने वाले कहलाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति तब बधिर माना जाता है जब आवाज़ का स्तर 90 डेसिबल सामान्य आवाज़ की अपेक्षा 5 से 10 गुना अधिक तक सुना जाता है एवं विस्तारित आवाज़ को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया रखा गया है। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके पहचानने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि व्यवहार में एकाग्रता में कमी, एक जैसी ध्वनि के शब्दों से उन्हें प्रायः भ्रम हो जाता है, कक्षा में ध्वनि के स्रोत को नहीं जान पाते हैं, इनकी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जो कि ये सुन नहीं पाते हैं तो फिर ये बोलना भी नहीं जानते हैं, तो इनकी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। शाब्दिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में इन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अध्यापक के होठों की गतिविधि और उनके हाव भाव पर ध्यान देकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो जिनकी थोड़ी बहुत समस्या होती है, जिसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, तो उनके लिए कुछ मशीन का भी आविष्कार किया गया है। मशीन लगाते हैं वो कान में, ठीक है, तो उससे उन्हें सुनाई पड़ता है। इसके बाद है वाचन दुर्बलता, यानी कि वाचन बाधिता, जो बोलने में अक्षम होते हैं। वाचन बाधिता का विस्तार अभिव्यक्ति की समस्याओं या आवाज़ की शक्ति से पूर्ण आवाज़ विहीनता, हकलाहट से संबंधित होता है। या तो बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है या बोलते समय वो बहुत ज़्यादा हकलाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाचन बाधिता कहते हैं। वाचन परेशानियाँ सेरेब्रल पाल्सी, श्रवण बाधिता एवं मस्तिष्क चोट से भी संबंधित हो सकती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसे श्रवण बाधिता की समस्या हो सकती है। अगर उसे मस्तिष्क के ऊपर किसी प्रकार का आघात पहुंचा है, चोट पहुंचा है, तब भी ये समस्या उसमें देखी जाती है। वाचन परेशानियों वाले बच्चे को समझने एवं विचारों को व्यक्त करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, तो उन्हें चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है और खुद की अभिव्यक्ति को वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। पहचान कैसे करेंगे, जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। इनकी आवाज़ में मधुरता का अभाव होता है, इनकी बोली में अनुरूप अनुकूलता नहीं होती है। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। ऐसा लगता है कि बोलते समय वो काफ़ी ज़्यादा बल लगा रहे हैं, बोलने के लिए वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और कुछ बच्चे नाक के स्वर में बोलते हैं क्योंकि उनमें नासिक दोष होता है। अब देखिए, क्लास में अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो एडजस्ट करना चाहिए एक शिक्षक को सभी बच्चों के साथ। ऐसे बच्चों को बैठा करके अच्छे से, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि हमारे समाज में अगर कोई अक्षम व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसकी दिव्यांगता से उसकी पहचान होने लग जाती है, उसकी दिव्यांगता के अकॉर्डिंग उसका नामकरण भी कर दिया जाता है, जिसके कारण वह बच्चा पहले ही, एक तो उसकी अक्षमता के कारण वह पहले ही अपना कॉन्फिडेंस लूज किए होता है, और उसके ऊपर अगर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समाज में उसे आना पड़ता है, ऐसे जगहों पर जहाँ बराबर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों के अंदर हीन भावना घर कर जाती है और वह बच्चा ठीक से ग्रोथ नहीं होगा उसका, ठीक है, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा, वो अपने आप को समाज में अच्छे तरीके से समायोजित नहीं करेगा। और इन्हीं सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकारों ने, शिक्षा नीतियों ने यह निर्णय लिया कि समावेशी शिक्षा को हम अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि ऐसे बच्चों को समाज स्वीकार करे और समाज के साथ ही ऐसे बच्चों को एडजस्ट करके आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, जो हमारा समुदाय है, हमारा जो समाज है, वह ऐसे बच्चों के दिव्यांगता को एक्सेप्ट करे और उन्हें हर संभव सपोर्ट करे, जितनी ज़रूरत हो उन्हें मदद दी जा सके, और कभी भी उनका मजाक या माखौल नहीं उड़ाया जाए। तभी वे लोग अपने आप को इस समाज में समायोजित कर पाएंगे और उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके आगे है संज्ञानात्मक अशक्तता। संज्ञानात्मक अशक्तता का संबंध सीधे सीधे हमारे सोचने, समझने, सीखने की क्षमता से होती है। इस शब्द को तब प्रयोग में लाया जाता है जब एक व्यक्ति के मानसिक कार्यों को करने या कौशलों जैसे बातचीत करने, स्वयं की देखभाल करने और सामाजिक कौशल की सीमा निश्चित होती है। ये सीमाएं एक विशिष्ट बालक की अपेक्षा ऐसे बालकों में बहुत धीरे धीरे सीखने और विकसित होने के कारण होती है।
मानसिक मंदन वाले बच्चे बोलने, चलने और अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखने, जैसे कि खाना खाने में, कपड़ा पहनने में, अपने शरीर की साफ सफाई रखने में इत्यादि में अधिक समय लेते हैं। उन्हें विद्यालय में सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे सीखते हैं परंतु अधिक समय लेकर के, हो सकता है कि वे कुछ चीज़ों को सीख ही ना सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखे जाने की ज़रूरत होती है। एक मानसिक बाधित बच्चा हुआ है जिसमें औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है तथा जिसका बौद्धिक विकास बहुत धीमा होता है। IQ लेवल तो एक बहुत ज़्यादा लो होगा और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम सीख पाता है। मंदन की जो सीमा है, कम मंदन से गंभीर मंदन की हो सकती है। ठीक है, यानी कि उनके जो IQ लेवल है, उनका जो IQ लेवल है वह कम मंदन से लेकर के गंभीर मंदन तक की हो सकती है। संज्ञानात्मक अशक्तता की पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चे का सामान्य आयु समूह के बच्चों की तुलना में बौद्धिक स्तर का कम होना। देखिएगा कि ऐसे बच्चे जो होंगे, उनकी आयु के जो बच्चे हैं वे बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं, लेकिन वह बच्चा बहुत ही कम सीख पा रहा है। तो ऐसे बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है कि बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियां लगातार न्यून होना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद उसमें सुधार नहीं हो रहा। एकाग्रता का अभाव होगा, स्मरण शक्ति की अवधि का कम होना, बहुत जल्दी भूल जाएगा। सूक्ष्म गामक कौशल जैसे कंघी करना, ब्रश करना, बटन लगाना, हाथों से भोजन करने इत्यादि में समस्या आती है ऐसे बच्चों को। इसके बाद दिए गए दिशा निर्देशों को समझने में कठिनाई का महसूस होना, बच्चों में असामान्य व्यवहार जैसे स्वयं को काटने लग जाना, उग्र होना, स्वयं या दूसरों को चोट पहुंचाना इत्यादि। मानसिक मंदन को बुद्धि लब्धि के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आप इसको समझ लेंगे। संज्ञानात्मक अशक्तता यानी कि मानसिक मंदन का जो वर्गीकरण है, उसकी जो आयु की सीमा निर्धारित की गई है, इसको अच्छे से समझेंगे। अगर बच्चे का IQ 50 से 75 के बीच होता है तो वह कम मानसिक मंदता की श्रेणी में आएगा, यानी कि उसकी जो मानसिक मंदता है वो कम मानसिक मंदता वाले श्रेणी का है, वो बहुत कम सीखेगा। इसके बाद 35 से 49 साधारण मानसिक मंदता, ये इस कैटेगरी के बच्चों से ऐसे कैटेगरी के बच्चे और ज़्यादा बहुत कम सीखेंगे। फिर गंभीर मानसिक मंदता 20 से 34 और 20 से कम में गूढ़ मानसिक मंदता आ जाती है, यानी कि अगर 20 से कम IQ है तो उसे सिखा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 20 से 34 गंभीर मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही कम सीख पाते हैं। और 35 से 49 साधारण मानसिक मंदता, ये थोड़ा थोड़ा सीख पाते हैं, लेकिन बहुत जो टफ़ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। कम मानसिक मंदता वाले बच्चे भी टफ़ कॉन्सेप्ट्स को समझने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से मानसिक मंदन का ये वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद आते हैं गति प्रेरक बाधिता, जिसको लोकोमोटर डिजेबिलिटी कहा जाता है। तो गति प्रेरक बाधिता वाले जो बच्चे होंगे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में से एक होते हैं और अनिवार्य रूप से अन्य बच्चों के समान समाज का एक अभिन्न सदस्य होते हैं। ऐसे बच्चों एवं सामान्य बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्वरूप में बहुत अंतर नहीं होता है ना। वे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हाथ से या पैर से लाचार हो सकते हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क का विकास जो है, ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट उनका सही होता है। ठीक है, उसमें उनकी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो शरीर के अन्य भागों से जैसे कि हाथ पैर से वे दिव्यांग होते हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क ठीक होता है। पहले वे समाज में सहानुभूति की दृष्टि से देखे जाते थे, परंतु सामाजिक जागरूकता के कारण लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया है। ठीक है, आज का समाज विभिन्न रूप से सक्षम लोगों के प्रति अब सामान्य नज़रिया अपनाने लगा है। यहाँ पे आज का समाज विभिन्न रूप से अक्षम लोगों के प्रति होना चाहिए, अक्षम लोगों के प्रति अब सामान्य नज़रिया अपनाने लगा है। तो अभी जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे तो उनमें यह जागरूकता आएगी। एक गति प्रेरक बाधिता शरीर की एक ऐसी स्थिति होती है जो बच्चे को विद्यालय में सामान्य प्रगति करने से रोकता है।
जैसा कि औसत बच्चे करते हैं। जैसे कि अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेना हो तो ऐसे बच्चे वहाँ पे पिछड़ जाएंगे। तो इनके लिए दूसरे तरह के स्पोर्ट्स आयोजित करने होते हैं जिसमें शरीर की एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, दिमाग की एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि शतरंज का खेल ये खेल सकते हैं। विभिन्न योग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए या उन पर पार पाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान एवं उपकरण की आवश्यकता होती है। अब इसकी श्रेणी में कौन कौन से लोग आएंगे? तो प्रमस्तिष्क के पक्षाघात वाले, सेरेब्रल पाल्सी वाले, मेरुरज्जु चोट, इसके स्पाइनल इंजरी हुई है वे लोग आ जाएंगे। फिर सेरेब्रल इंजरी अगर किसी की हुई है वे भी इसमें आ जाएंगे। पार्किंसंस डिजीज वाले आ जाएंगे। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले इस श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है। पहचान: प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे होंगे उनका सिर और गर्दन अनियंत्रित रहता है, स्थिर नहीं रहता है, उनके मुंह से लार बहती रहती है। उसके अलावा मेरुरज्जु चोट से ग्रसित बच्चे को चलने फिरने में तथा मोटर गतिविधियों को संचालित करने में समस्या आती है। उनके चलने फिरने में समस्या आती है, उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा प्रमस्तिष्क चोट वाले जो ग्रसित बच्चे होंगे उनमें आंशिक या पूर्ण लकवा हो सकता है। इसके अलावा पार्किंसंस बीमारी वाले जो बच्चे होंगे उनके शरीर की गतिविधि को प्रभावित उनके शरीर की जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि चलना फिरना उसमें वो दिक्कत महसूस करते हैं। इससे मूवमेंट डिजॉर्डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इससे मूवमेंट डिजॉर्डर भी उत्पन्न होता है, यानी कि वो अपने शरीर को अच्छे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अधिगम अशक्तता में आते हैं, लर्निंग डिजेबिलिटी। यह स्थितियों के एक विपरीत समूहों में से एक है जो श्रवण, दृश्य या स्थानीय सूचना या सूचनाओं के समुच्च को महसूस करने में सार्थक परेशानियों का कारण बनता है। उनमें एक या एक से अधिक अधिगम प्रक्रियाओं को समझने, बोलने या लिखने में अधिगम कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे क्लास में भर भर के होते हैं और ऐसे बच्चों को पहचानना और उनके साथ उचित व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी ये बच्चे जाकर के सीख पाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में सही तरीके से शामिल हो पाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उपेक्षा के भाव से देखते हैं और उन्हें ज़्यादातर एक्टिविटी में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम अशक्तता के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं और उनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फेमस है वो है डिसलेक्सिया। आपने तारे ज़मीं पे मूवी देखी होगी तो उसमें जो बच्चे को दिखाया गया वो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा होता है, उसे अक्षर समझ में नहीं आते हैं। ये बच्चे लिखित विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होते हैं जो उन्हें अस्पष्ट व धुंधली दिखाई देती है। ये कभी कभी डी को बी लिखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू को एम पढ़ देंगे, एस को मतलब कि दूसरे लेटर को दूसरे तरीके से पढ़ देते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया की समस्या इस तरह की होती है। और अगर ऐसे बच्चों को आप बुक पढ़ने के लिए कहिएगा तो वह लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ कुछ और रहा है, इस तरह की समस्याएं उसके साथ होंगी। आप लिखने के लिए कहिएगा, उसके हैंडराइटिंग से आप पकड़ सकते हैं इस बच्चे को डिसलेक्सिया तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में उनकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल ख़राब होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका राइटिंग नहीं बन पा रहा हो, आप देखिएगा उसकी हाथ की जो उंगलियां होंगी वो सही तरीके से चलेगी ही नहीं, लचीली नहीं हो पाती हैं। तो ये प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया से संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, इन बच्चों को तंत्रिका तंत्र की असमर्थता के कारण अपने विचारों को लेखनीबद्ध करने में कठिनाई होती है। ठीक है, उनके जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसके कारण डिस्ग्राफिया की समस्या उनमें देखी जाती है। इसके अलावा है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कैलकुलेशन करने से संबंधित समस्या है और यह गणित सीखने में बच्चों को असमर्थ बना देती है। इन बच्चों में गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने में असमर्थता होती है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ करके जो कंक्रीट वस्तुएं हैं, मूर्त चीज़ों के सहायता से आप सिखा रहे हो, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। दैट मीन्स वह बच्चा डिस्कैलकुलिया से इफेक्टेड है। तो ऐसे बच्चों की पहचान करना, फिर इन बच्चों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करना,
और इन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये बहुत जल्द ही हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। ये कभी भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कभी भी लोगों के सामने आते नहीं हैं, ठीक है, चुप चुप के रहते हैं, अकेले में रहेंगे और किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे। टीचर्स के बार बार पूछने पर ये उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं अगर किसी बच्चे के साथ आप देखते हैं तो आप इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए। आप उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कीजिए। आप उनको अपने साथ बगीचे में घुमाने ले जाइए। आप उनके साथ चित्र बनाइए। आप उनके साथ बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करिए, जैसे कि ड्राइंग बनाना, जैसे कि आप उनके साथ हस्तकला का काम कर सकते हैं, ठीक है, गुड़िया बनाना। इसके अलावा बहुत तरह के मॉडल्स बनाना, कागज़ काटना, कागज़ को फाड़ना, पेंट करना, फिर खाली चित्र जो होते हैं उनमें रंगीन कागज़ को चिपकाना। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके हम उनको अपने साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और हमारे पास टाइम वही है ना, टाइम का बाउंडेशन है, हम अपने आप में बंधे हुए हैं। एक तो सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, दूसरे सारे बच्चों का ओवरऑल प्रोग्रेस देखना है। तो ऐसे अगर क्लास में 2-4 बच्चे हैं तो ये बच्चे छूट जा रहे हैं, तो इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए 1 घंटे का अंतिम का जो टाइम होता है वो ऐसे बच्चों के लिए रखा जाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। चाहे हम हों या आप हों, कोई भी टीचर हो, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ भी हैं, हम सबके अपने अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। एक और इम्पोर्टेंट समस्या है, वह है ADHD। ADHD को ध्यान से समझिएगा। और अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ADHD से पीड़ित मिल रहे हैं। ADHD का मतलब क्या होता है? A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिशिएट, H फॉर हाइपर एक्टिविटी और D फॉर डिजॉर्डर, ठीक है। तो देखिए, A फॉर हो गया अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान, डेफिसिट का मतलब तो समझ रहे हैं कमी, तो ध्यान में कमी, इसलिए ध्यान अभाव इसको हिंदी में कहा गया। यानी कि ऐसे जो बच्चे होंगे इनको आप कह दीजिए पढ़ने के लिए बैठने के लिए 5 मिनट बैठेगा, 6ठे मिनट में टॉयलेट लग गया, प्यास लग गया, भूख लग गई, पानी पीने के लिए जाना है। इस तरह की समस्या ऐसे बच्चों के साथ होगी। यानी कि इनका कंसंट्रेशन पावर है ही नहीं, तो ध्यान अभाव, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर बहुत लो होगा। अति क्रियाशीलता विकृति, हाइपर एक्टिव बच्चे तुरंत आपस में लड़ झगड़ जाएंगे, उछलते कूदते रहेंगे, कभी भी शांति से नहीं बैठेंगे। खाना खाने के लिए बैठे तो वहाँ पे चम्मच को घुमाते रहेंगे। क्लास में बैठे हुए हैं तो आपस में गप करते रहेंगे या फिर कॉपी पर जो है पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। ज़बरदस्ती आप इनको शांत कराने का प्रयास करेंगे तो फिर अपने कॉपी पे पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। वैसे क्लास में शरारत सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। घर में रहेंगे तो घर में सबको परेशान करके रखेंगे। तो ऐसे बच्चे ADHD की श्रेणी में आते हैं। और अभी के समय में चूँकि बच्चों के हाथों में हम लोगों ने स्मार्टफोन थमा दिया है और ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अब बच्चे जो है अगर आप उनके हाथ से स्मार्टफोन लेते हैं तो वो इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसको समय रहते कंट्रोल में नहीं किया जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, ठीक है। तो यह जो मेन समस्या है यह स्नायु तंत्र संबंधी विकार होती है, ठीक है, जिससे ध्यान बढ़ जाता है, इसमें अति क्रियाशीलता होती है। तो इसको कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। इनको खेल में बहुत तरह की गतिविधियों में शामिल करना होगा और इनके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। जितने भी इस तरह के बच्चे हैं, जिन बच्चों की अभी हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है, अधिगम अशक्तता से संबंधित जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हों, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे हों, डिसकैल्कुलिया वाले बच्चे हों, ADHD के बच्चे हों, इन सभी को केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर इनका विकास प्रभावित होता है। ये अपने आप को
सबसे अलग थलग समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एज ए टीचर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अधिगम अशक्तता की पहचान कैसे करेंगे? ये बच्चे अपने कार्य को संगठित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने में उन्हें अधिक समय लगता है, जल्दी ये बोलेंगे नहीं, कक्षा या घर में दिए गए अनुदेशों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सामान्य नहीं होती है, थोड़े से व्यवधान से उनका ध्यान भंग हो जाता है। इसके बाद है बहुबाधिता। ठीक है, बहुबाधिता का मतलब हो गया कि एक से अधिक बाधिता अगर किसी बच्चे के शरीर में है तो वह बहुबाधिता की श्रेणी में आता है। यह पता लगाना सामान्य है कि एक अकेले प्रकार की बाधिता का जो कुछ भी कारण है वह अन्यों का भी कारण होता है। जैसे श्रवण बाधिता एवं दृष्टि बाधिता सामान्य रूप से चिन्हित समुच्चय है। अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित है तो वह निश्चित रूप से वाचन बाधित भी होगा। ठीक है, दृष्टि बाधिता उसमें अगर है तो वह भी उस श्रेणी में आ जाएगा। इनमें से अधिकांश बच्चे ना तो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हैं। मधुमेह अंधता उत्पन्न कर सकता है तथा प्रायः इसके कारण अंगुलियों में संवेदना भी समाप्त हो जाती है। पर मस्तिष्क के पक्षाघात प्रायः दृष्टि बाधिता के द्वारा, श्रवण एवं भाषाई विकारों के द्वारा या संज्ञानात्मक बाधिता के द्वारा साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से एक बच्चे में एक से अधिक दिव्यांगता आ जाती है। इसके बाद है संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार। यह एक व्यापक श्रेणी है जो बच्चों एवं किशोरों में महसूस की गई अधिक विशिष्ट कठिनाइयों को समूहबद्ध करने में सामान्यतः शैक्षिक प्रणाली में प्रयुक्त होता है। एक बच्चा लंबे समय के दौरान एक चिन्हित डिग्री के एक या अधिक निम्नलिखित लक्षणों को प्रदर्शित करता है जो उसकी शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, सीखने में परेशानी जो बौद्धिक, संवेदी या स्वास्थ्य कारकों द्वारा वर्णित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह के ऐसे बच्चे होंगे जो बार बार सिखाने के बावजूद नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग इस श्रेणी में रखेंगे, संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार। सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ संतोषजनक, मूर्धन्य से होगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने की परेशानी। ये अपने सहपाठियों के साथ बराबर झगड़ जाएंगे, टीचर्स के साथ कहासुनी कर लेंगे, सामान्य परिस्थितियों में अनुपयुक्त प्रकार के व्यवहार की अनुभूति होती है, दुख या तनाव की एक सामान्य व्यापक मनोदशा। और ऐसे बच्चों को हम लोग उदंड बच्चे कहते हैं, है ना। हम लोग अपने स्कूलों में ऐसे बच्चों को उदंड बच्चे कहते हैं और सभी टीचर्स की पूरे क्लास भर में उस बच्चे की इसी रूप में पहचान बनी होती है। ठीक है, उससे मुंह मत लगाना, उससे किसी तरह का इस तरह का व्यवहार नहीं करना, तुमको पता है ना कि वो कैसा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि उस बच्चे के साथ करते हैं और जिसके कारण वह बच्चा सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ता जाता है। व्यक्तिगत या विद्यालय की समस्याओं से संबद्ध शारीरिक लक्षणों या भय विकसित करने की एक प्रवृत्ति। तो इस तरह के जो सिम्टम्स वाले बच्चे होते हैं तो उनको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। कभी भी क्लास में ये डिजॉर्डर उत्पन्न कर देते हैं, क्लास की शांति को भंग कर देते हैं, क्लास में हो हल्ला शोर शराबा करने लगेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे स्कूल में तहलका मचा देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है और एज ए टीचर आप बच्चों को पीट नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे क्लास में आते हैं तो उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के साथ बराबर संपर्क बना करके रखने की ज़रूरत होती है और उनके साथ मिलकर के वैसे बच्चों के लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। और सच्चाई यही है कि हम ऐसा करते नहीं हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो समय का अभाव है, दूसरा बहुत तरह का बर्डन है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, बहुत तरह के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, बहुत तरह के ऑफिशियल वर्क्स करने हैं, अनऑफिशियल काम भी दुनिया भर के दिए हुए हैं शिक्षकों के ऊपर। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती हैं। शायद ही कभी कोई बच्चा ऐसे में सुधार की प्रक्रिया में आता होगा। अधिकांश बच्चे तो समाज से विलग ही हो जाते हैं और ऐसे समस्यात्मक बच्चे आगे चल कर के पूरे समाज के लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो अगर बचपन में इसके ऊपर बेहतर काम किया जाए तब जा कर के इसमें कुछ सुधार हो सकता है।
लेकिन ऐसा करने के लिए एक कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक स्पेशल एजुकेटर हर एक विद्यालय में होना चाहिए, जिसका काम ही हो कि विद्यालय में जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं उनको वो पहचाने और उनके साथ इस तरह के गतिविधियों को अरेंज करे। उसका वही काम हो, उसका काम क्लास लेने का नहीं हो, उसका काम ऐसे बच्चों के अकॉर्डिंग तरह तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने का हो और उनके माता पिता से संपर्क बना करके रखने का हो। और फिर वो अपने जितने भी कलीग्स टीचर हैं उनके साथ ऐसे बच्चों की रिपोर्ट वो बराबर साझा करते रहे, तब जा कर के ऐसे बच्चों के साथ बहुत तरह की जो समस्याएं उनकी हैं वो समाप्त हो सकती हैं और वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में जब वो आएंगे, निश्चित रूप से उनके मानसिक विकास में वृद्धि होगी और जब मानसिक विकास अच्छा होगा तो निश्चित रूप से वो आगे चल कर के अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो अब आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा क्लास होगा वो MCQ का होगा और MCQ का 2 क्लास आएगा इस यूनिट के ऊपर, क्योंकि ये लंबा क्लास चला है तो MCQ का भी एक अच्छा खासा प्रश्नों का आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत तरह के प्रश्न इससे संबंधित हम लोग आगे के 2 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में।